अब हम कल्चर के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दादा भाई नौरोजी। हाल ही में उनकी 200वीं जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी कौन थे? वे एक भारतीय विद्वान, व्यापारी और राजनेता थे। उनका जन्म 1825 में हुआ और 1917 में उनका निधन हुआ। उन्हें लोग भारत का अनौपचारिक राजदूत और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। यह संगठन आज़ादी की लड़ाई का बड़ा मंच था। वे 3 बार 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1906 में उनकी भूमिका बहुत खास थी क्योंकि उन्होंने कांग्रेस में उदारवादी और उग्रवादी गुटों के बीच एकता लाने की कोशिश की। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया। वे पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रोफेसर बने। वहां उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष कक्षाएं भी शुरू की। 1855 में दादा भाई नौरोजी व्यापार के सिलसिले में लंदन गए। वहां वे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में गुजराती भाषा के प्रोफेसर बने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उस समय भारतीयों को ऐसे पद मिलना आसान नहीं था। भारत लौटने के बाद 1875 में वे बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदस्य चुने गए। यहाँ उन्होंने शहर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, नैतिकता और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। पहला, सामाजिक सुधार। दादा भाई नौरोजी ने महिलाओं की शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया। 1848 में उन्होंने स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, जिसने 1849 तक लड़कियों के लिए 6 स्कूल खोले। उन्होंने राष्ट्र गोफ्तार नाम का अखबार शुरू किया और 1851 में रहनुमाई मजदायसन सभा बनाकर पारसी समाज में सुधार किए। दूसरा, आर्थिक योगदान। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी, जिसमें बताया कि ब्रिटिश नीतियां भारत की संपत्ति को कर, वेतन, पेंशन और भेजे गए पैसों के जरिए लूट रही थीं। उनकी किताबें जैसे पॉवर्टी ऑफ इंडिया और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बहुत मशहूर हुई। उनके प्रयासों से वेलबी कमीशन बना, जिसमें वे खुद भी सदस्य थे और इसने भारत सरकार की वित्तीय नीतियों की जांच की। उन्होंने वॉयस ऑफ इंडिया नाम का अखबार भी शुरू किया। तीसरा, राजनीतिक योगदान। दादा भाई नौरोजी उदारवादी नेता थे और संसदीय लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीकों जैसे याचिका, प्रार्थना और विरोध का समर्थन किया। 1865 में उन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। वे 1892 में ब्रिटिश संसद में लिबरल पार्टी से सांसद बने, जो पहले भारतीय थे। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जैसे नेताओं को मार्गदर्शन दिया। चौथा, नैतिक योगदान। अपनी किताब द ड्यूटीज ऑफ द जोरोस्ट्रियंस में उन्होंने विचार, वाणी और कर्म में पवित्रता की जरूरत बताई। पांचवा, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। दादा भाई नौरोजी ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। 1882 में उन्होंने ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर हंटर कमीशन के सामने 4 साल की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग रखी। अंत में दादा भाई नौरोजी एक अग्रणी राष्ट्रवादी थे। उन्होंने सामाजिक सुधार, आर्थिक आलोचना और राजनीतिक सक्रियता को मिलाकर भारत की आज़ादी की नींव रखी। उनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी और स्वराज की वकालत ने राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को दिशा दी। आज भी उनकी समानता, शिक्षा और स्वशासन की सोच भारत को प्रेरित करती है। आप इस प्लेलिस्ट से इस महीने के मैगजीन की सभी वीडियो देख सकते हैं। 100 Years ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। हाल ही में स्वाभिमान आंदोलन के 100 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम हुए। यह आंदोलन दक्षिण भारत में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का बड़ा कारण बना। स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत 1925 में वी रामास्वामी, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, ने की थी। इस आंदोलन का मकसद था एक ऐसा समाज बनाना जहां जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। पेरियार इसे अरिवु विदुतलाई इयक्कम यानी बुद्धि को आजाद करने वाला आंदोलन कहते थे। इसके लक्ष्य 2 पत्रिकाओं नमतु कुरिक्कोल और तिराविडक कालक लटेयम में बताए गए थे। इस आंदोलन की खास बातें क्या थीं? सबसे पहले यह सामाजिक सुधार के लिए था। इसने देवदासी प्रथा, जातिगत भेदभाव और विधवाओं के पुनर्विवाह पर पाबंदियों का विरोध किया। दूसरा, इसने स्वाभिमान विवाह को बढ़ावा दिया, जिसमें बिना पुजारी के विवाह होते थे। इससे ब्राह्मण पुजारियों का एकाधिकार टूटा और रस्मों का खर्च कम हुआ। तीसरा, इसने बाल विवाह का विरोध किया और प्रेम विवाह व अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। 1929 में पेरियार ने चेंगलपट्टू में पहला प्रांतीय सम्मेलन किया, जिसकी अगुवाई W.P.A. सौंदर पांडियन ने की। अब पेरियार के बारे में थोड़ा जानते हैं। उनका जन्म 1879 में हुआ और 1973 में उनका निधन हुआ। वे एक समाज सुधारक, विचारक और दार्शनिक थे। उनका मानना था कि तर्कसंगत वैज्ञानिक ज्ञान और सामाजिक समानता ही एक समतामूलक समाज बना सकती है। वे महात्मा गांधी के खादी कार्यक्रम और अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश जैसे कार्यक्रमों से प्रभावित थे।
उन्होंने तमिल साप्ताहिक कुड़ी अरासू प्रकाशित किया और वैकोम सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उनके योगदान के लिए उन्हें वैकोम वीरन और पेरियार यानी महान पुरुष की उपाधि दी गई। पेरियार ने मांग की थी कि सरकारी अधिकारों का बंटवारा समुदाय की आबादी के अनुपात में हो। 1932 में उन्होंने कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन सिंगारा वेलु चट्टियार के साथ मिलकर स्वाभिमान समाजवादी पार्टी बनाई। स्वाभिमान आंदोलन की महत्व के बारे में बात करेंगे। स्वाभिमान आंदोलन ने ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दी। इसने ऊंची जातियों के सामाजिक और धार्मिक दबदबे पर सवाल उठाए और तमिलनाडु में जाति विरोधी राजनीति की शुरुआत की। महिलाओं के अधिकारों के लिए यह आंदोलन बहुत अहम था। इसने विधवा पुनर्विवाह, संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार और प्रजनन विकल्पों जैसे सुधारों को बढ़ावा दिया। ये कदम लैंगिक समानता के लिए शुरुआती मिसाल बने। आंदोलन ने तर्कसंगत सोच को प्रोत्साहित किया। इसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे समाज के नजरिए को आधुनिक बनाने में मदद मिली। इसने तमिल भाषा और द्रविड़ संस्कृति को मजबूत किया। स्थानीय पहचान को बढ़ावा देकर इसने सांस्कृतिक पुनर्जागरण में योगदान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में इसने सभी के लिए शिक्षा और साक्षरता की मांग की, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले ज्ञान से वंचित रखा गया था। आर्थिक न्याय के लिए आंदोलन ने जातिगत असमानता को आर्थिक शोषण से जोड़ा और सरकारी नौकरियों व संसाधनों में आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी की मांग की। राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो इसने जस्टिस पार्टी, डीएमके और एआईएडीएमके जैसे द्रविड़ दलों की नींव रखी। तमिलनाडु की कल्याणकारी राजनीति को इसका श्रेय जाता है। वैश्विक स्तर पर इसने मलेशिया, सिंगापुर और अन्य जगहों पर तमिल डायस्पोरा के बीच पहचान और अधिकारों की चेतना को बढ़ाया। अब कुछ अन्य सामाजिक सुधार और जाति विरोधी आंदोलनों की बात करते हैं। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में शुरू किया। इसने निचली जातियों और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया। श्री नारायण धर्म परिपालना आंदोलन 1903 नारायण गुरु ने केरल में शुरू किया। इसका नारा था एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए बनाई। वैकोम सत्याग्रह 1924-25 केरल में मंदिर की सड़कों पर दबे कुचले वर्गों के प्रवेश के लिए आंदोलन। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930 अम्बेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए बनाई। ऑल इंडिया एंटी अनटैबिलिटी लीग 1932 गांधी जी ने छुआछूत मिटाने के लिए शुरू की। अंत में स्वाभिमान आंदोलन ने जातिगत भेदभाव और धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती देकर तमिल समाज और राजनीति को बदल दिया। इसने तर्कवाद, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की नींव रखी। आज भी इसका प्रभाव सामाजिक सुधार और समावेशिता के लिए प्रेरणा देता है। आप इन प्लेलिस्ट से इन सभी महीने की विजन आईएएस मैगजीन की वीडियो देख सकते हैं। फाइट वर्ल्ड कप हाल ही में अगस्त 2025 में फिडे ने गोवा को होस्ट चुना। यह 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक चलेगा। भारत ने हाल में चेस ओलंपियाड जीता है और गुकेश विश्व चैंपियन बने हैं, इसलिए यह घरेलू दर्शकों के लिए बड़ा उत्सव होगा। सबसे पहले फिडे वर्ल्ड कप क्या है? यह शतरंज का एक बड़ा इवेंट है जो फिडे द्वारा आयोजित किया जाता है। फिडे शतरंज का अंतर्राष्ट्रीय नियामक संगठन है। इसकी स्थापना 1924 में पेरिस में एक गैर सरकारी संस्था के रूप में हुई थी, लेकिन अब इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। यह टूर्नामेंट हर 2 साल में होता है और दुनिया के 206 खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। यह नॉकआउट फॉर्मेट में खेला जाता है, यानी हर राउंड में हारने वाला बाहर हो जाता है। इस टूर्नामेंट की खासियत यह है कि टॉप 3 विजेता 2026 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करते हैं। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट वह जगह है जहां विश्व चैंपियनशिप मैच के लिए उम्मीदवार चुने जाते हैं। भारत के सुपरस्टार जैसे डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा और अर्जुन एरिगासी जैसे खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स 2025 हाल ही में लिवरपूल, यूके में हुई इस चैंपियनशिप में भारत की जस्मिन लंबोरिया और मीनाक्षी हुडा ने गोल्ड मेडल जीते। यह भारत के लिए ऐतिहासिक पल था। सबसे पहले वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के बारे में। यह इवेंट लिवरपूल, ब्रिटेन में सितंबर 2025 में हुआ। इसकी खास बात यह थी कि पहली बार पुरुषों और महिलाओं के इवेंट एक साथ हुए। दुनिया भर के बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया और यह मुक्केबाजी का बड़ा मंच है। भारत का प्रदर्शन कमाल का रहा। हमने कुल 4 मेडल जीते, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। जस्मिन लंबोरिया ने 57 किलो वर्ग में पोलैंड की जूलिया जेरमिटा को 4-1 से हराकर गोल्ड लिया। मीनाक्षी हुडा ने 48 किलो वर्ग में कजाकिस्तान की नाजिम किजाइबाई को 4-1 से मात देकर गोल्ड जीता। नूपुर शोरान ने 80+ किलो में सिल्वर और पूजा रानी ने 80 किलो में ब्रॉन्ज जीता। यह विदेश में भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। मेडल टेबल में कजाकिस्तान सबसे ऊपर रहा, लेकिन भारत तीसरे स्थान पर आया। इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई सुझाव है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। राजा पृथु राय के बारे में बात करेंगे।
जिन्होंने 13वीं सदी की शुरुआत में असम के कामरूप पर शासन किया। उनकी कहानी वीरता और धर्म की है। राजा पृथुराय खेन वंश से थे, जो पौराणिक नरकासुर से अपनी वंशावली जोड़ते थे। खेन वंश के लोग देवी कामतेश्वरी, जो मां दुर्गा का रूप हैं, की पूजा करते थे। पाला वंश के पतन के बाद खेन शासक स्थानीय सरदारों के रूप में उभरे। इस वंश ने कामता साम्राज्य की नींव रखी, जिसे कामरूप, कामरू कोच या कोच हाजो भी कहते हैं। योगदान: बख्तियार ने कामरूप पर हमला किया था, लेकिन पृथुराय ने अपनी सेना के साथ उन्हें करारी शिकस्त दी। कनाई बरसी शिलालेख इस बात का सबूत है कि तुर्कों का नाश हुआ। उनकी खास बात यह थी कि उन्होंने युद्ध के बाद बंदियों को माफ कर दिया। वे धर्म युद्ध के सिद्धांतों का पालन करते थे, जिसमें दया और न्याय का महत्व होता है। मैग्सेसे अवार्ड: एजुकेट गर्ल्स एनजीओ ने 2025 में रामोन मैग्सेसे अवार्ड जीता है। यह पहली भारतीय संगठन है जिसे यह सम्मान मिला। यह एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसे एशियाई नोबेल भी कहते हैं। रामोन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना 1957 में हुई थी। पहला अवार्ड 1958 में दिया गया। यह फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रामोन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है, जो एक महान नेता थे। यह अवार्ड हर साल दिया जाता है। यह एशिया के व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या देश कुछ भी हो। यह उन लोगों को पुरस्कार देता है जो बिना प्रसिद्धि के चाहे दूसरों की मदद करते हैं और समाज में बड़ा बदलाव लाते हैं। अब एजुकेट गर्ल्स के बारे में। यह संगठन 2007 में साफीना हुसैन ने राजस्थान में शुरू किया था। इसका मकसद है ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में लड़कियों को स्कूल भेजना और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना। संगठन ने 30,000 गांवों में 20 लाख से ज्यादा लड़कियों को स्कूल में दाखिला दिलाया और 24 लाख बच्चों की पढ़ाई सुधारी। यह सरकार और समुदाय के साथ मिलकर काम करता है। यह गरीबी, घर के काम और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करता है। इसके अलावा 2015 में इसने दुनिया का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड शुरू किया, जो परिणामों के आधार पर फंडिंग देता है। यह प्रगति नाम का प्रोग्राम भी चलाता है, जो 15 से 29 साल की युवतियों को शिक्षा पूरी करने में मदद करता है। भारत में अभी तक इन सभी व्यक्तियों को यह अवार्ड मिल चुका है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए। ज्ञान भारतम पोर्टल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 12 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान भारतम सम्मेलन के दौरान इस पोर्टल को लॉन्च किया। यह पोर्टल भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने, संरक्षित करने और आसानी से उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इससे हमारी सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहेगी। सबसे पहले, पांडुलिपि क्या होती है? यह कागज, छाल, कपड़ा, धातु, ताड़पत्र या किसी अन्य सामग्री पर हाथ से लिखी रचना होती है, जो कम से कम 75 साल पुरानी हो। इसमें वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्यपूर्ण महत्व होता है। ध्यान रखें, लिथोग्राफ्स, जो पत्थर पर ड्राइंग करके कागज पर ट्रांसफर करने की तकनीक है, या मुद्रित किताबें पांडुलिपि नहीं मानी जाती। भारत के पास विश्व की स्मृति है। हमारे पास अनुमानित 1 करोड़ पांडुलिपियां हैं, जो ब्राह्मी, कुषाण, गौड़ी, लेप्चा और मैथिली जैसे 80 प्राचीन लिपियों में हैं। इनमें से लगभग 75% संस्कृत में और 25% क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत 2025 से 26 के केंद्रीय बजट में हुई। यह मिशन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करेगा। पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करके दुनिया भर में उपलब्ध कराएगा। इससे बौद्धिक चोरी रुकेगी और स्वदेशी व आत्मनिर्भर भारत की दिशा मजबूत होगी। अब इसकी महत्वता। पांडुलिपियां मानव गतिविधियों का प्रमाण देती हैं। वे दिखाती हैं कि हमारे पूर्वजों ने सदियों की तबाही के बावजूद ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा के प्रति कितनी भक्ति रखी। ये समाज के विभिन्न पहलुओं, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि के बारे में ज्ञान देती हैं। उदाहरण के लिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो अर्थव्यवस्था और शासन पर एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें गिलगिट ग्रंथों से कश्मीर का इतिहास, सारनाथ के बौद्ध ग्रंथ, चरक और सुश्रुत संहिताएं जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथ और बख्शाली पांडुलिपि जो शून्य के प्रारंभिक उपयोग को दिखाती है, सब शामिल हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नो नेम IAS को सब्सक्राइब करना ना भूले।